हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो है वेक्टर्स। मोशन इन अ प्लेन। हमें मालूम है कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ दो कैटेगरीज में हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दैट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स वो क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। दोज क्वांटिटीज विच हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। और स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो, यानी वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस, ये सारी की सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होंगी। अब अगर हम वेक्टर्स को समझना चाहें तो वेक्टर्स को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं? वी डिपिक्ट इट बाय एन एरो, जिसके अंदर ये जो एरो लेंथ है दिस गिव्स अस मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड है दिस हेड, दिस गिव्स अस डायरेक्शन। इसके साथ साथ जब हम वेक्टर को देखते हैं तो ये पॉइंट जहाँ से वेक्टर शुरू हुआ है दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, यहाँ से शुरू हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेस्टिनेशन, यानी इसके फाइनल लोकेशन। राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेड है दैट इज ऑलवेज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन, always pointed in the direction of final destination, right? तो हमारे पास वेक्टर के दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए, एक उसकी बॉडी है जिसे हम टेल भी कह लेते हैं, और एक उसका हेड हो गया। जो एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देगी, और उसका जो लास्ट इनिशियल पॉइंट है यानी उसकी जो टेल पॉइंट है दैट विल गिव यू द ओरिजिन। तो ओरिजिन इज डिनोटेड बाय टेल, डायरेक्शन बाय हेड एंड मैग्नीट्यूड बाय द एरो लेंथ। अब ये वेक्टर्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज पोलर वेक्टर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर जो होते हैं दे हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसे हम कहते हैं पोलर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सब का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी दे विल बी अप्लाइड एट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दे हैव यूनिपोलर, आप यूँ कह सकते हो कि इसकी एक सिंगल वन डायमेंशनल मोशन में हम पोलर वेक्टर को यूज़ करेंगे। अब एक्सियल वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट and acts along the axis of rotation. इसका क्या मतलब हुआ? That it is going to act along the axis of rotation. इसे हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो आप रोटेशन देखोगे दैट इज इन दिस वे, सो इट इज़ अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस तरह से आप मूव कर रहे हो। तो इसमें अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, जस्ट वही वाला राइट हैंड थंब रूल जो हमने 10th में पढ़ा है, अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यू विल सी कि आपके पास रोटेशन कैसे आ रही है, इस तरह से। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी द एक्सियल वेक्टर।
सो ये जो वेक्टर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। अब अभी देखो इट इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ये अगर मैं एक्सिस ले लूँ, दिस इज द रोटेशन एंड दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये वेक्टर इसके अलोंग एक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकती है। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके पास एक्सियल वेक्टर आएगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं तो आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन में जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? डाउनवर्ड। सो इफ यू जस्ट अप्लाई द थंब, राइट हैंड थंब रूल वंस अगेन लाइक दिस, सो आपके पास रोटेशन कैसा आएगा? थंब की जिस डायरेक्शन में आपके पास कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आ रही है, जिस डायरेक्शन में आपके पास कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आएंगी, so this will give you this direction. So this is a clockwise direction. तो आपके पास जो वेक्टर है वो कैसा होगा? It will be directed downward. और एंटी क्लॉकवाइज में it will be directed upward. This is your axial vector. क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है इस एक्सियल वेक्टर की? वी हैव ओमेगा, वी हैव टॉर्क, वी हैव एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज टॉर्क, दिस इज एंगुलर मोमेंटम. So these all are acting along the axis of rotation. सो ये तो हुआ वेक्टर इन द डायरेक्शन की वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल मोशन है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द जनरल टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन केस ऑफ वेक्टर. सबसे पहला वेक्टर हम देख लेते हैं, दैट वी हैव यूनिट वेक्टर. सबसे पहला वेक्टर है यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप. इट इज कॉल्ड एज ए कैप. इस ए कैप की वैल्यू यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या बोला है? यूनिट. जब हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 यूनिट, तो इसका मतलब दिस इज द यूनिटी. यूनिटी का मतलब 1. सो जब आप ए कैप कहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? 1. और उसके डायरेक्शन इज गिवन बाय ए वेक्टर. तो हम इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं? ए वेक्टर इज गिवन एज, ए कैप इज गिवन एज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप चाहे ऐसे लिख लीजिए सिंपल, या आप उसको वेक्टर को मॉड में डाल दीजिए. दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस. दिस मॉडुलस जस्ट टेल्स अस दैट द वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस वेक्टर. द एंटायर टर्म इज कॉल्ड एज मॉडुलस वेक्टर. और जो आपने ये साथ में इसके बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस. तो जब भी आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वी विल राइट ए के वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड. दिस कैन आल्सो बी गिवन एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर. जब हम लिखने की बात करते हैं तो देखिए, जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपके पास बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड मिल जाए आपको, बोल्ड लेटर्स में, दिस इज ऑलवेज इंडिकेटेड एज वेक्टर. ज़रूरी नहीं है कि आपको ए के ऊपर हमेशा एक वेक्टर का साइन दिखाई दे. अगर वो बोल्ड में लिखा है तो वो भी वेक्टर ही कहा जाएगा. अब हम जब लिखते हैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर या कहीं पर भी हम लिखेंगे, सिंस वी कैन नॉट यूज़ अ बोल्ड वर्ड, सो हम क्या डिनोट करते हैं? ए वेक्टर. ए के ऊपर हम एक वेक्टर का साइन लगा देते हैं. दिस इज व्हाट इज वेक्टर. और जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड में इट इज़ ऑलवेज रिटन इन अ नॉर्मल लेटर ए की तरह, या फिर आप मॉडुलस के साथ ए वेक्टर डिनोट कर देते हो. ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या शो करती हैं कि ये वेक्टर्स को, मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका है. अब अगर हम देखें डायरेक्शन बताने का मतलब क्या हुआ? देखिए, तो हमारे पास 3 ही तो डायमेंशंस हैं, है ना? हमारे पास 3 ही तो डायमेंशंस हैं, x, y and z. This is your x axis, this is y axis and this is
z एक्सिस, राइट। तो जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो आई एक्स के साथ हमेशा हम लिखते हैं आई कैप विच इज़ अ यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन बताएगा हमें। सो जे कैप हम यूज़ करते हैं फॉर z एक्सिस, जे कैप, और यहाँ यूज़ करते हैं के कैप। सो इट इज़ आई कैप, J cap and K cap. These all are going to give us the directions in x axis, y axis and z axis. चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर दिया है, लेट अस से a वेक्टर इज गिवन टू अस 4i cap minus 3j cap plus k cap, राइट। इसमें ये जो 4 वैल्यू है, दिस 4 इज द मैग्नीट्यूड, 3 इज द मैग्नीट्यूड, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे, दिस इज 1 एज एन मैग्नीट्यूड। अब ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप आया है, दीज आर गिविंग अस द डायरेक्शंस। तो अगर मुझे इसका ए वेक्टर की ए कैप लिखनी हो तो आई हैव टू राइट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर तो पता है क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, 3i कैप माइनस 3j कैप एंड k कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। This is going to give us the magnitude of a vector, modulus of a vector। तो अब a x का स्क्वायर, ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ है आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करने हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a x, a x की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 4, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस a y की वैल्यू क्या है, यू हैव टू टेक -3, सो इट इज -3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है सिर्फ 1, सो इट विल रिटन एज 1 का स्क्वायर। सो टोटल देख लेते हैं कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, सो यू गेट अंडर रूट 26। सो आप यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ ए कैप। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द 3 कंपोनेंट्स विद देयर स्क्वायर्स। दिस इज जस्ट लाइक द हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हम समझते हैं इसको, आने वाले टॉपिक में आगे हम इसको फाइंड आउट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच हैव गॉट equal magnitude and can be in same direction। अगर डायरेक्शन सेम हो, उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपके पास एक वेक्टर दिया है a और एक आपके पास वेक्टर दिया है ये b। ना बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंड बोथ आर डायरेक्टिंग अलोंग द x एक्सिस, इस तरफ ही डायरेक्टेड है। सो इसको क्या लिखेंगे, आई कैप एंड आई कैप। सो बोथ ऑफ देम हैव द सेम वैल्यूज। तो हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स। Negative vectors are the vectors which has same magnitude but opposite directions। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो भी ये कोलिनियर वेक्टर्स ही कहे जाएंगे, क्योंकि अभी भी एक ही डायरेक्शन,
यानी एक एक्सिस पे काम कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल्सो दी कोलिनियर वैक्टर्स बट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वैक्टर्स. देखिए कैसे दिखेंगे ये रहा आपके पास ए वैक्टर और ये आ गया आपके पास बी वैक्टर. नाउ इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? नाउ दिस इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस विच इज पॉजिटिव और बी कैसे है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो हमें कैसे लिखना चाहिए इसकी वैल्यू? इट विल बी रिटन एज 4 I cap and this will be written as -4 I cap because I cap क्या इंडिकेट कर रहा था हमें? This was telling us about the axis. तो अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपके पास एक पॉइंट ये रहा ओरिजिन का, इस डायरेक्शन में जा रहे हो बाय कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम देखें तो इट इज पॉजिटिव एक्स और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? -x. सो बी वैक्टर विल बी रिटन एज can be written as b vector can be written as -a vector. आइए देखें व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स फाइनल टू द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोऑर्डिनेट अपने पास. ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस. एक ऑब्जेक्ट मूव किया है इस पोजीशन से, मार्क कर लेते हैं इसको ए. दिस इज द ओरिजिन एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन बी. राइट, यह इसका पोजीशन वेक्टर आ गया फ्रॉम द ओरिजिन. और ये रहा इसका फाइनल लोकेशन, ये इसका फाइनल मोशन वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर. अब हमें जानना है कि जब वो पॉइंट ए पे था तो टाइम पीरियड था टी. लेट अस से ऑन एक्स एक्सिस यू आर गिविंग टाइम पीरियड. और जब ये ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचा तो टाइम पीरियड हो गया टी डैश. राइट, और हमने कहा कि भाई बताइए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो हमने देखना क्या है, हमने ये कोऑर्डिनेट निकालना है कि भाई कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है. डिस्टेंस मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आर बी ए एरिया मुझे बताना है. आर बी ए क्यों लिखा है? देखिए आर बी ए वैक्टर हमें ये कहता है जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए तो ये आपको उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा. यही होती है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ shortest distance between final and initial position. So this is the displacement vector. What is the r final? Rb vector. What is initial? Ra vector. So in case of displacement vector we always write that the final position vector minus initial position vector. अब हमें पता है ये एक पोजीशन वेक्टर जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. तो कैन आई जस्ट से दैट कि अगर मैं आर बी ए को मैं लिखती हूँ आर बी माइनस आर ए, तो क्या मैं आर ए बी को ऐसा लिख सकते हैं? आर ए माइनस आर बी. से यस और नो? यस. सो व्हाट डज इट मीन? आपको पता है कि आर बी माइनस आर ए और आर ए माइनस आर बी में एक ही डिफरेंस है. वंस यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए. तो इसका मतलब आर बी ए की जो डायरेक्शन है वो आर ए बी से नेगेटिव होगी. वी कैन प्रूव इट ओवर हियर ऑल्सो. फॉर हम लिख सकते हैं आर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस आर बी ए वैक्टर एंड माइनस आर बी को कैसे लिखा था हमने? आर बी माइनस आर ए वैक्टर. सो इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? विल राइट आर ए वैक्टर आर बी वैक्टर. So look at it, this is also equal to RA vector. So we can easily say that RAB is equal to minus RB vector. यानी पोजीशन वेक्टर की वेक्टर होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकती है.
states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then their resultant, यहाँ एक और चीज़ ऐड कीजिएगा, डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side taken in opposite order, by the third side of a triangle taken in opposite order. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, A vector and this is the B vector, I want to add both of them. तो पहली चीज़ तो मैंने आपसे बोला कि it has to be taken in some order. Taken in order का मतलब क्या है? ऑर्डर ये है कि आपके पास पहले वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर का जो टेल है दैट शुड कोइंसाइड, राइट? पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का क्या रिलेशनशिप रहेगा? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. सो दीज आर द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दैट आर बीइंग शोन. और रिजल्टेंट क्या होगा? नाउ दिस इज द सीक्वेंस, ऐसे गए, है ना, ये गया और ये गया, दिस इज माई सीक्वेंस. तो दूसरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? हमारे पास सीक्वेंस होनी चाहिए थी, ये गया, ये आ गया. सो ये और ये, दिस इज माई सीक्वेंस. पर ये सीक्वेंस सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ही है. तीसरा वेक्टर कैसे लेना है आपको? ये गया, ये वेक्टर्स की डायरेक्शन हो गई. तीसरा वेक्टर शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इंस्टेड ऑफ मूविंग इन दिस डायरेक्शन इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. सो हम क्या लिखेंगे? दिस इज माई रिजल्टेंट and these are the two vectors denoted by the sides of a triangle. So ये है A vector, ये है B vector और ये रहा हमारा resultant vector. This is what is the triangle law of vector addition. लिखेंगे कैसे इसको? R vector is equal to A vector plus B vector. कितने भी आ जाएं, पॉलीगन लॉ में भी यही रहेगा, कितने भी आ जाएं, सेम मेथड से ही उनको ऐड करना है. आइए देखिए एक और लॉ है, दैट इज अ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे. पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो हम यहां क्या लिखेंगे? व्हेन more than two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by various vectors, by various sides of an open polygon taken in
same order, then their resultant is given by the closing side of the polygon taken in the opposite direction. टेकन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. देखिए कैसे, देखिए एक वेक्टर, 2, 3, 4, ये सब सीक्वेंस में है, 5. ठीक. अब आपके पास जो लास्ट वेक्टर आएगा टू गिव द रिजल्टेंट, उसे हम कैसे लिखेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में. राइट. तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. रेस्ट आपके पास आ गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपको क्या करना है? लेट्स टेक सम अदर कलर ऑफ पेन. ओके, ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. फिर आपने एक और लाइन ड्रॉ किया इनके साथ, ये भी ऑपोजिट ऑर्डर में, ये भी ऑपोजिट ऑर्डर में. राइट. तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट बना लीजिए आप. इसका नाम ले लेते हैं एफ वेक्टर. सो हम क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है. जी वेक्टर ले लेते हैं. नाउ जी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर. ये क्यों लगाया? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सेम लॉ लगा रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा. उसके बाद ई एफ जी हो गया. चलिए इसको एच ले लेते हैं. सो एच वेक्टर इज इक्वल टू एच वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर एंड डी वेक्टर. और आर वेक्टर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एच वेक्टर प्लस ई वेक्टर. इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो आप देखो, एफ से एफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एच से एच कैंसिल. आर वेक्टर कम्स आउट टू बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर. दिस इज व्हाट इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ऑल सभी के सभी वेक्टर्स को आप इकट्ठा ऐड कर लो, यू विल गेट द रिजल्टेंट. बिफोर वी मूव ऑन, एक वेक्टर का टाइप हम और देखते हैं. अगर हम मान लीजिए बात करें ज़ीरो वेक्टर की, ये वेक्टर हमारा छूट गया, इसको यहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं. ज़ीरो वेक्टर इज डिनोटेड एज 0 अपॉन विद द मैग्नेटिक साइन. इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0. और इसका डायरेक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड. हमें नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है, पर ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है, पर इसके पास कुछ तो डायरेक्शन है, बट इट हैज़ सम डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है? दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है. 0 वेक्टर लिख तो दिया, तो 0 होना चाहिए, है ना. 0 वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, यानी नियरली 0 है. इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल डॉट. अब आप स्मॉल डॉट को देखो तो इसकी डायरेक्शन क्या क्या पॉसिबल है? 360 डिग्री, कहीं भी जा सकता है. वी डू नॉट नो कहाँ जाएगा. ऑल 360 डिग्री डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है. तो इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि इट इज़ अ डॉट, वेरी पॉइंट ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी भी वेक्टर को, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी रियल नंबर, अगर हम किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यानी इट बिकम्स n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. लाइक ए वेक्टर को आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? NA. जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपके पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू दी है
ए वैक्टर है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए वैक्टर, इट बिकम्स जस्ट 2a वैक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड दुगना हो गया। अगर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इट विल बिकम -3a वैक्टर। इसका मतलब पहले हो सकता है आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, दिस वाज माय a वेक्टर, अब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। इसको ऐसे यहाँ देखते हैं, एक वेक्टर है मेरे पास ये, इसकी वैल्यू आपने कुछ भी कह दिया, दिस इज माय a वेक्टर, ठीक। आपने इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 3 टाइम्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। सो किसी भी नंबर वेक्टर को आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 0 वेक्टर तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a वेक्टर को आपने 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 0 वेक्टर, यानी एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसके पास ऑल द 3 डायरेक्शंस के अंदर कोई भी वैल्यू डायरेक्शन हो सकती है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी आ सकती है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। वी डू नॉट नो व्हाट इज द डायरेक्शन, सो इट विल हैव अनडिफाइंड डायरेक्शन। तो आइए देखें कि इसके डेरिवेशन क्या है जो बड़ी पॉपुलर है और हमें उसी के बाद से अपने रिजल्टेंट्स को कैलकुलेट करने का रास्ता, क्लियर कट फॉर्मूला मिल जाएगा। सो लेट अस लुक एट एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, a वेक्टर एंड द b वेक्टर, राइट। यहीं से हम ड्रॉ करेंगे हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी। अभी तक हमने कौन सा किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ। अब हम यहाँ से ही शुरू देख लेंगे पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी हम यहीं से समझ लेंगे। सो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और इस वेक्टर को अगर मैं उठा के, इस वेक्टर को अगर मैं उठा के ओके लेट्स जस्ट डू वन वे, ये वेक्टर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही, और ये रहा आपका इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा r, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कौन सा कंसिडर किया जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ऑलवेज टेकन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये एंगल, ये आप ओरिजिन समझ लीजिए, यहाँ से आपने दोनों वेक्टर्स को अटैच किया हुआ है, दिस इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट और यहीं से दूसरे वेक्टर का ओरिजिन हुआ है। फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज मार्क्ड एज o। अगर हम इस पॉइंट से देखें, इसको o नहीं लेके p लेते हैं अभी, यहाँ से देखें तो ये एंगल को मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बिटवीन द 2 वेक्टर्स। एज आई सेड कि हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हमारे पास एंगल कोई 90 डिग्री ना हो। तो मैंने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर ली टू मेक दिस ट्राइंगल 90 डिग्री। सो अब मेरे पास इजीली आई कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। सो ये आ गया O, इसको मार्क कर लेते हैं हम Q, दिस लेट इज बी N, और ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, दिस इज अ वेक्टर और एक रिजल्टेंट के बीच का एंगल। सो अगर इस क्वेश्चन में देखें, सो वी हैव अ ट्राइंगल दैट इज पी एन एंड क्यू, राइट। इस ट्राइंगल में क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू पी इज इक्वल टू साइन थीटा, is equal to sin theta, this side and this side perpendicular upon base upon hypotenuse. Similarly, in the same triangle, if we see at, look at Pn divided by PQ, this is equal to cos theta. So PQ is equal to Pn is equal to
पी क्यू कॉस थीटा और यहाँ है आपके पास क्यू एन इज इक्वल टू क्यू पी साइन थीटा, राइट। इन ट्राइंगल ओ एन क्यू हम क्या लिखेंगे? वी कैन से दैट इन ओ एन क्यू आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, यही रिजल्टेंट होता है हमारे पास वेक्टर एडिशन का। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ओ एन क्यू वी कैन से दैट ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। लुक एट दिस, ओ क्यू एंड एन एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो हम इस ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं? दिस इज माई आर वैक्टर, दिस इज क्यू एन, दिस इज ओ एन। अब ओ एन क्या है? ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। तो हम यहाँ लिख लें क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है आपका क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ पी and Pn. Now you just have to substitute the values. What is Qn? Qn is Qp का square, Qp sin theta का square, and what is OP? OP is a vector plus twice of Pn रहेगा ना, Pn का square. What is Pn का square? That is PQ cos theta का whole square plus twice of OP. OP is a vector and what is Pn? Pn is equal to PQ cos theta and what is PQ? That is AB cos theta, B vector. PQ is what? B cos theta and this is equal to QP, that is B sin theta. तो यहाँ values लिख लें। You have Qn का square is equal to Qn का square is QP sin theta. QP sin theta is b square sin square theta plus a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta। so ये आपके पास होता है a square plus b square sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta. Now we know that by trigonometric ratio this value is equal to 1. You have a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is going to be r ka square, or we can say that r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the resultant by the analytical method for the addition of vectors. इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। सो अब अगर मुझे ये जानना हो कि भाई ये एंगल क्या बनाएगा, ये एंगल क्या बना रहा है, दिस अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी हो, तो इसी ट्राइंगल को अगर मैं ले लूँ तो हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन। क्यू एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? क्यू एन की वैल्यू थी ओ पी साइन थीटा। ओ एन क्या था मेरे पास? ओ एन की वैल्यू थी ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। वॉट इज ओ पी? ओ पी इज गिवन बाय ए वैक्टर, ओ पी क्यू एन इज क्यू पी। So this is equal to b sin theta divided by OP is equal to OP is equal to a vector, OP is equal to a vector। so ये आ गया a, और Pn की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी b cos theta। so अगर हमें किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना हो विद एनी वन ऑफ द वेक्टर्स तो हम क्या लिख सकते हैं?
tan tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. Let us say I would like to find out what is the angle made by resultant with the b vector. तो मैं क्या लिखूंगी? Then you have to find out this b vector. b vector निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. Look at it. Let's do over here. This is a vector, b vector, this is b vector and this is a vector, और ये आपका रहा रिजल्टेंट, राइट? b vector, a vector, b vector, a vector. जरा देखिएगा हमने क्या किया है. हमने इस पर्टिकुलर वेक्टर को यहाँ से यहाँ मूव किया है. है ना? इस वेक्टर बी वेक्टर को हमने पैरेलली यहाँ मूव किया है. दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर. पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर यानी आपने उसका एंगल नहीं चेंज किया, सिर्फ उसको एक जगह से उठा के पैरेलली कहीं दूसरी जगह रख लिया. जैसे ये वेक्टर अगर ऐसे है कोई, तो मैं इसको यहाँ ना रख के इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कहीं ले आई. तो दिस इज व्हाट इज अ पैरेलल शिफ्ट. सिमिलरली देखिए हमने ए वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट किया है ऊपर की तरफ. तो ये एंगल क्या था आपके पास? अल्फा. एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए. टैन अल्फा इज एंगल, या यूँ कह सकते हैं अल्फा इज एंगल बिटवीन resultant and a vector. Now I would like to find out what is the angle made by the resultant with beta, b vector. तो मैं क्या लिखूंगी? I will write tan beta is equal to a sin theta divided by a cos theta. क्योंकि आप यहाँ tan यूज कर रहे हो, यहाँ भी tan ही आना चाहिए. sin theta and cos theta. किसके साथ बनाया उसने वेक्टर ने रिजल्टेंट? b के साथ. तो b वेक्टर को आप अलग से लिख दोगे. सो अगर b के साथ जिसके साथ भी आपको एंगल निकालना है, कीप इट सेपरेट और दूसरे वाले के कंपोनेंट्स बनाने हैं. हाँ, अब कंपोनेंट बनाना क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. उसको अब नेक्स्ट हम उसी को देखेंगे. सो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, this is called as law of cosine. This is called as law of cosine. Similarly हमारे पास एक लॉ होता है that is called as law of sines. law of sines वो भी हम इसी पैरेललोग्राम के थ्रू जो अभी हमने डेरिवेशन की वहीं से इसको ड्रॉ करेंगे. देखिए इसमें आपके पास दो इक्वेशंस आई, दैट इज qn इज इक्वल टू b sin थीटा एंड pn इज इक्वल टू b cos थीटा. इसी इक्वेशन को हम नीचे ले लेते हैं. यू हैव qn इज इक्वल टू b sin थीटा एंड pn इज इक्वल टू b cos थीटा. सिमिलरली जो आपका ये ट्राइंगल था, this is your b vector, this is q n p and o, है ना? This was your alpha and this is the angle between the two vectors. अब अगर हम यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं ओवर हियर, इसका नाम हम दे देते हैं m. ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री. नाउ वी कैन इजीली अप्लाई दी ट्रिग्नोमेट्री और ये एंगल हम डिनोट कर लेते हैं अपने पास बीटा से. तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल PMO एंड ट्राइंगल PMQ, तो हम क्या लिखेंगे? MP अपॉन OP इज इक्वल टू साइन अल्फा. सिमिलरली MP अपॉन MP upon PQ is equal to sin
बीटा। एम पी और एम पी दोनों के कॉमन हो जाएंगे, तो वे कैन बी से एम पी इज इक्वल टू ओ पी साइन अल्फा एंड एम पी इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू पी साइन बीटा। दोनों को अगर हम इक्वेट करें, देखिए ये क्या बन जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू वॉट, बी वैक्टर बी साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एम पी। सो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। यहीं से हम आगे चलते हैं और लेट्स लुक एट लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम कुछ लॉ ऑफ साइंस से ही जुड़ी हुई है। व्हाट डज इट सेज? स्टेट्स दैट if three forces are acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces। इसको जानेंगे कैसे लिखना है। तो ये रहा आपके पास एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, और ये रहा आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट। इसमें आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। सो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, vector A is proportional to the sine of angle between C vector and B vector which is alpha। तो हम क्या लिखेंगे? A vector is proportional to sine alpha. Similarly, B vector is proportional to sine beta and C vector is proportional to sine gamma. And हमने यहाँ पे क्या कहा है? All three vectors are equal. A vector is equal to B vector is equal to C vector. यानी इक्विलिब्रियम तभी आएगा ना जब A और B का रिजल्टेंट C के साथ बराबर हो जाए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट A vector divided by sine alpha is equal to B vector upon sine beta is equal to C vector upon sine gamma। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास। सो वी हैव अ क्वेश्चन, अ बॉब वेइंग 50 ग्राम hangs vertically at the end of a string of 50 centimeters and 20 gram force is applied horizontally. By how much distance the bob is pulled aside from its initial position when it reaches an equilibrium? तो सबसे पहली चीज़ है उसने बोला कि एक बॉब है जो वर्टिकली हैंग करता है, तो हम एक बर्ड बॉब को वर्टिकली हैंग कर देते हैं।
ठीक। और उसने कहा है कि ये जो वेट है इसका वो कितना है 50 ग्राम, तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही होगी 50 जी। हम इसको अभी ग्राम में ही रख रहे हैं। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू किलोग्राम तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इसका मास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द जी, दैट इज द वेट। ये ऐसे हम सीधा ऐसे ही कर लेते हैं, लेट्स जस्ट पुट इट एज mg। उसका वेट जो भी है बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो एक वेट नीचे की तरफ लटकेगा इसका। आपने क्या किया है, जिसकी लेंथ कितनी दी है आपको 50 सेंटीमीटर्स, यानी इसको भी हम L कर लेते हैं, जस्ट एन L। ये इसकी लेंथ हो जाएगी। आपने एक फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई की, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। हाउ मच डिस्टेंस द बॉब इज पुल्ड ऑन द साइड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। जब आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉब कहाँ कहाँ जाएगा, समवेयर ओवर हियर। पूछा है कि वो कितना साइड पर जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा उसका फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन व्हेन इट रीचेस इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए, बॉब के साथ स्ट्रिंग लगी है, देयर विल बी सम टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसका वेट जो है इट इज स्टिल गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड mg, और ये जो फोर्स आपने अप्लाई की थी दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन f। ठीक। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, अगर मैं सारे एंगल्स का यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो कैन आई जस्ट से दैट लेट अस से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन डिवाइडेड बाय साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन गामा शुड बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा। दिस इज बाय लामीज थ्योरम। और ये कब एप्लीकेबल है, जब पार्टिकल एक इक्विलिब्रियम में होगा। So let's look at this some important facts about vectors. Facts about vectors. Addition. So let's look at some important facts about the vector addition. तो सबसे पहली बात है वो ये है कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फोर्स में आप फोर्स ही ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें वही होगी। यानी उनका SI यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, SI यूनिट शुड बी सेम, तो उनका नेचर सेम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है वेक्टर्स एडिशन इज अ। सो अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेक्टर एडिशन। सो लेट्स जस्ट लुक एट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेक्टर एडिशन। सबसे पहला है दैट वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड ओनली। इसका क्या मतलब हुआ, यानी उनका SI यूनिट सेम होना चाहिए। फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा। सेकेंड थिंग, वेक्टर्स शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम वेक्टर लिखते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो अगर हम इसमें ऑर्डर चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप B वेक्टर में A वेक्टर ऐड करो या A वेक्टर में B वेक्टर ऐड करो, देयर इज़ नो डिफरेंस। मतलब ये देखो, अगर हम एक वेक्टर यहाँ लेते हैं, दूसरा वेक्टर हमने ये लिया और इसका रिजल्टेंट हमने कहा कि R वेक्टर आ गया, ठीक। तो अगर मैं इसमें R वेक्टर में
ए को ऐड करूं या पहले बी को ऐड करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम ऐसा भी शो कर सकते हैं, दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि मैंने फर्स्ट वेक्टर इसको और सेकंड वेक्टर इसको माना। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कैसा होगा इस डायरेक्शन में। सो ये रहा आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, बी वेक्टर यहाँ, ए वेक्टर यहाँ और रिजल्टेंट यहाँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिजल्टेंट अब मैं लिखूंगी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और यहाँ आप लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट विल बी सेम। नेक्स्ट इज दैट वेक्टर्स शो associative property. What do you mean vectors shows associative properties? अगर मेरे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो पहले मैं किसको वेक्टर को ऐड कर रही हूँ, उनका रिजल्टेंट ले लिया और उसके रिजल्टेंट को तीसरे वेक्टर से ऐड किया। और अगर मैं इसमें ऑर्डर चेंज कर दूँ, मैं लिखूँ ए वेक्टर को मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले बी और सी का रिजल्टेंट निकालूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लुक एट इट, जैसे हमने पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन में कहा था, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, और रिजल्टेंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, दिस इज माई आर वेक्टर। ठीक, अब आपने एक डायग्राम ये बना लिया, एक सीक्वेंस ये बना ली, दूसरी सीक्वेंस आपने ये बना दी, दिस इज योर बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड यू हैव, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, जिस ऑर्डर में हमने बात की उसी में कर लेते हैं। सो ये है आपके पास बी वेक्टर, दिस इज योर सी वेक्टर और ये रहा आपके पास ए वेक्टर और ये रही आपके पास रिजल्टेंट। तो वी वांट टू नो क्या रिजल्टेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरा कहना है नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो लेट अस सी, इसको हम मान लेते हैं डी वेक्टर अपने लिए। तो कैन आई जस्ट राइट D vector is equal to B vector plus C vector and R vector is equal to D vector plus A vector। तो आपने पहले इसका रिजल्टेंट लिया फिर इसको ऐड किया है, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। R vector will be equal to B vector plus C vector plus A vector। रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी इसमें एक D मार्क कर लें, तो D vector will be equal to A vector plus B vector and R vector is equal to D vector plus C vector। once again इनको ऐड करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। so R vector is equal to A vector plus B vector plus C vector, still the resultant remains the same। so addition of vectors shows the associative property। वेक्टर्स की हमेशा हमने एडिशन पढ़ा, कहीं सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा, तो अगर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तब कैसे करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वैसे कोई वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लॉ नहीं है, जैसे एडिशन का लॉ है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर, सो हमें पता है कि ये डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ली है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस ए वेक्टर को तो एज इट इज उतार लेंगे, लेकिन बी वेक्टर का क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसकी डायरेक्शन भी हम सेम डायरेक्शन में ले आएंगे और इसको हम कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया है तो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इस ए वेक्टर के साथ ही आपने बी वेक्टर को अरेंज करना है। ये आ जाएगा आपके पास बी वेक्टर, नेगेटिव में आएगा, दिस इज ए वेक्टर, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सो इट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन हम इसे कहते नहीं हैं कि इट इज़ द वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ, दिस वाज ओनली कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन लॉ, क्योंकि अभी भी हमने क्या किया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड किया है, एडेड एंटी
पैरेलल वेक्टर्स। राइट? जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास 9 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ, डिनोटेड बाय डेल्टा पी, ओनली पी, डिनोटेड बाय पी वेक्टर। मोमेंटम एक्चुअली में क्या है? मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? वी से m इंटू वी। वी की डायरेक्शन है इसलिए p की डायरेक्शन कंसिडर की जाती है, बट p itself has no direction, it is a scalar quantity. Momentum is a scalar quantity. लेकिन यहाँ से हम अपने वेक्टर्स का काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास एक सरफेस है, एक वॉल है, इसके ऊपर आपने एक बॉल को स्ट्राइक किया, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये इसके साथ टकराई और वापस मूव कर गई विथ सेम वेलोसिटी। लेट अस से विथ सेम वेलोसिटी। ठीक, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी u, लेट अस से इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और जो बॉल है उसका मास था 5 ग्राम, 50 ग्राम कर लेते हैं, 50 ग्राम। जब ये वापस हुई तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी रही? 5, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, सो वी विल राइट 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज अ चेंज इन मोमेंटम? तो हम क्या लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द मास? मास इज कॉमन, सो v माइनस u कर ले। m, v की वैल्यू कितनी है? -5, और u की वैल्यू कितनी है? +5, माइनस ओनली 5 रह जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज m इंटू, माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है तो 10 हो जाएगा, यानी -5 प्लस -5, दिस इज 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -10। सो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे? -500 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 विच इज इक्वल टू -5 kg मीटर पर सेकेंड। सो देखिए माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट द फाइनल मूवमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने क्या किया है? वेक्टर्स को ऐड किया है, अभी भी वेक्टर्स को हमने ऐड किया है। सो हमारे पास क्वेश्चन है दैट अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ and changes its direction and moves towards east with same speed, then find delta v। तो हम अपने पास यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा था? नॉर्थ की तरफ। देन ही सेज इट चेंजेस इट डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, करेक्ट, विद द सेम स्पीड। तो ये वेलोसिटी भी यू कर लीजिए, ये वेलोसिटी भी यूज कर लीजिए। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? चेंज इन द वेलोसिटी क्या होगा? सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? इसको हम u1 इसको u2 कर लें, तो उसने बोला दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। और यही मेरे पास क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट भी आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू अंडर रूट u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हमें क्या लिखना चाहिए? u1 u2 cos 90 डिग्री। आपको पता है cos 90 की वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो ये कंपोनेंट पूरा खत्म। यू गेट अंडर रूट u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से यू विल राइट u2 का स्क्वायर, सो इट इज अंडर रूट u will be the resultant or the change in velocity. Unit will be same, meter per second. What is the angle made by the resultant with any of these vectors? तो हम क्या लिख लेंगे? tan alpha। हमारी इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम? This is 1 and this is 2. तो resultant is always given by the vector in the opposite direction and on the closing side. तो ये vector हो गया, दिस इज माई रिजल्टेंट। तो आप चाहो तो ये अल्फ़ा निकाल लीजिए, चाहे तो आप ये निकाल लीजिए, आपकी चॉइस है। सो हम यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा, हम इसको वेक्टर को ले लेते हैं u1 और ये रहा आपका u2। सो tan अल्फ़ा के लिए क्या लिखोगे? इन दिस केस हमें पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
So tan alpha is equal to u2 sin theta upon u1 plus u2 cos theta. तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 90 डिग्री. साइन 90 इज 1 तो u2 अपॉन u1 प्लस u2 cos 90 इज 0. सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है u2 बाई u1. सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan inverse u2 by u1. दिस इज द रिजल्टेंट. यहीं से हम अपना लास्ट वेक्टर ऑफ एडिशन का एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं which represent the two sides of a parallelogram, then resultant is given by the diagonal. Resultant is given by diagonal. So if two vectors represent in magnitude and direction, in magnitude and direction, two adjacent sides of a parallelogram, then resultant is given by the diagonal of the parallelogram. This is the parallelogram law of vector addition. और ये एंगल आप अल्फा ले सकते हो, ये एंगल आप बीटा ले सकते हो. वी कैन फाइंड आउट द एंगल विद एनी ऑफ द वेक्टर विद द रिजल्टेंट. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर है और 2D स्ट्रक्चर है या 2D प्लेन है तो उसमें हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अभी हमने रिजल्टेंट की बात की थी. हमने कहा था रिजल्टेंट वो वेक्टर होता है जो वही इफेक्ट देता है जो कि दो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मिलता है, उनके कॉम्बिनेशन से मिलता है, उसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर बोला. अब की बार हम कह रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. इसका मतलब हम उस रिजल्टेंट वेक्टर यानी एक वेक्टर की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है हम उसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे जो मिल के वही इफेक्ट देंगे जो कि रिजल्टेंट ने दिया. सो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स in different directions. Which together produce the same effect as is produced by the single vector alone. तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. दो तरीके के वेक्टर की हम रेजोल्यूशन करते हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशंस. तो वेक्टर्स को हम स्प्लिट करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स. जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर था मेरे पास, ये एक वेक्टर है, हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए. एक कंपोनेंट ये बना और दूसरा कंपोनेंट हमने कहा ये रहा. करेक्ट. सो इसे हमने क्या कह दिया, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है. अगर ध्यान से देखें तो बी वेक्टर का मैं पैरेलल शिफ्ट अगर करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, बी वेक्टर ए वेक्टर और ये रहा रिजल्टेंट. तो देखिए इट इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम. Two vectors are showing as the adjacent sides of a parallelogram and resultant is given by the diagonal.
ये रहा आपके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक रिजल्टेंट को दो वेक्टर्स में तोड़ लिया, दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का सम, यानी ये दोनों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो ये अकेले प्रोड्यूस कर सकता है, दिस इज व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके पास एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स बनेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन की, राइट। सो मान लीजिए ये रहा मेरे पास रिजल्टेंट आर, और ये एक एंगल बनाता है थीटा विद द एक्स एक्सिस, और ये रही मेरे पास वाई एक्सिस। अब इस वेक्टर को, इसको हम आर वेक्टर ना लेके अगर कोई और नाम दे कि नहीं तो दिमाग में रिजल्टेंट रहेगा खाली, हम इसको ए वेक्टर का नाम दे देते हैं। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, आप फोर्स का वेक्टर ले लो, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ले लो, तो इसको क्या लिखेंगे हम। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करना चाहें तो मुझे क्या चाहिए, इस ट्राइंगल को बना दूं मैं परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस का एक पैरेलल शिफ्ट ले लिया, है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करने के लिए आसान हो गया, दिस इज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको बी बोल देती हूँ, इसको सी बोल दूँ, तो आई कैन राइट इट एज सी बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू साइन थीटा, सी बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो सी बी इज इक्वल टू ओ सी साइन थीटा, वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। Similarly, OB upon OC is equal to cos theta. So OB will be equal to OC cos theta, that is equal to A cos theta. तो अब मेरे पास यहाँ दो components बन गए. This is the component of A along x-axis and this is the component along y axis, है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, this is I cap, this is j cap. So we can easily say that a y j cap is given by a sin theta and a x I cap is equal to a cos theta. हमने क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस के अलोंग I कैप चलती है और y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन j कैप बताता है. x यहाँ पे लिखने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस फॉर व्हाट, विच वेक्टर, फॉर a वेक्टर एंड I कैप इज गिविंग द डायरेक्शन इन x एक्सिस. डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें I कैप से पता चल जाएगा. सिमिलरली फॉर ए वाई जे कैप भी हो जाएगा. तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो किसी भी वेक्टर के दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा. जैसे अब मैं आपको बोलूं कि अगर मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स लगाई है F, ठीक, और ये जो फोर्स है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड. तो हम क्या कहेंगे, इसके कंपोनेंट्स अगर बनाए, क्योंकि ये वेक्टर फोर्स जो इफेक्ट देगा वो अकेले दे रहा है और ये दो कंपोनेंट्स दोनों मिलके देंगे, तो अपने पास आएगा क्या, यहाँ हम ले लें दिस इज थीटा ऑल्सो, ये भी थीटा रहेगा, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे. तो दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा. सिमिलरली देखें, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को और देखते हैं जो एक इंक्लाइन सरफेस पे पड़ा हो जो कि एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, यहाँ. इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और इसके साथ ही एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा. तो अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया जिसका वेट लग रहा था नीचे mg,
ये कंपोनेंट है आपके पास एक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास mg sin थीटा। तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड आउट दी कंपोनेंट्स। एक और देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ये एक सरफेस है मेरे पास, इस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट एंगल जो है ये कितना बना रहा है, एंगल थीटा। कहीं से भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन से आप ले सकते हो। तो ये आएगा आपके पास नीचे डाउनवर्ड mg, ये एंगल हो जाएगा आपके पास थीटा, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो mg cos थीटा और mg sin थीटा के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री, है ना। ये दो कंपोनेंट्स हो गए, और इसका रिजल्टेंट किसने दिया है आपको, mg ने। mg इज द रिजल्टेंट। तो आप ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्लियर हो गया है। सिमिलरली हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। अब जब हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगी तो उसके कंपोनेंट्स भी कितने बनेंगे, 3। ये है आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर कोई वेक्टर मेरे पास यहाँ है, लेट अस से दिस इज माय वेक्टर, इसका नाम अब की बार हम ले लेते हैं सम पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएंगे आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। आर एक्स कौन सी डायरेक्शन में, कौन देगा डायरेक्शन, आई कैप। ये जे कैप के साथ मिलेगी, ये के कैप के साथ मिलेगी। कंपोनेंट्स बना लें हम लोग। हम इसके कंपोनेंट इजीली बना सकते हैं 2 डायमेंशन में। आर जेड कैप के डायमेंशंस हम कैसे देंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस हम कह सकते हैं दैट कॉस अल्फा, चलिए इसको ऐसा करते हैं, दिस एंगल विद द रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच के एंगल को आपने बोला अल्फा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, so that we can apply the law of cosines। इस पॉइंट को हमने मार लिया अपने लिए ए। सो इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा, क्योंकि अब हमारे पास 3 वेक्टर्स है बेसिकली, तो हम थीटा खाली एक यूज नहीं कर सकते। सो ये एंगल हो गया अल्फा। एंगल बिटवीन जे कैप एंड द रिजल्टेंट इज बीटा, एंड एंगल बिटवीन के कैप एंड द रिजल्टेंट इज गामा। ध्यान से समझिएगा, गामा इज द एंगल बिटवीन z axis and r vector. Alpha is angle between x axis and r vector, and beta is the angle between y axis and r vector, right? सो आर एक्स की वैल्यू हम कैसे लिख पाएंगे, देखिए अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। सो कॉस अल्फा विल बी गिवन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर एक्स अपॉन ए। कॉस बीटा कैसे लिख लेंगे हम लोग, आर वाई अपॉन ए, एंड कॉस गामा विल बी रिटन एज आर जेड अपॉन ए, राइट। ऑल राइट, तो हमारे पास आ गया ए एक्स की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉज अल्फा, आर वाई इज इक्वल टू ए कॉज बीटा, एंड आर जेड इज इक्वल टू ए कॉज गामा। और इन तीनों वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो आई विल राइट
आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, दिस विल बी द रिजल्टेंट। इन सबको हम लोग ऐड करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ए कॉमन ले लिए जाए, दैट इज ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma. By trigonometric functions we know that this value is equal to 1. So जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, a स्क्वायर का अंडर रूट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू a। इसका मतलब मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है r वेक्टर की, वो इन तीनों का मैग्नीट्यूड ले लूँ अगर, यू शुड नॉट से द वेक्टर बिकॉज हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो वी शुड पुट अ मॉड, है ना, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट आया आपके पास उसकी वैल्यू वही है जो एक्चुअल वेक्टर की थी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड देम इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हाउ टू डिवाइड द कंपोनेंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक दैट फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k cap. It is acting on a particle of mass 2 kg and the unit says यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पर आपके पास SI यूनिट में ही है। Find the acceleration vector and magnitude। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का वेक्टर भी निकालना है और मैग्नीट्यूड में निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले मुझे इसके डायरेक्शंस और इसके तीनों कंपोनेंट्स निकालने होंगे। ये जो वेक्टर आपको दिया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो इंडिविजुअल वेक्टर फोर्स है इसके तीन कंपोनेंट है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। जहाँ पर ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है 2, एफ वाई मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू है 3 और एफ जेड इसकी मैग्नीट्यूड है 4। तो हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ अपॉन एम। आइए तीनों अलग अलग निकालते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स अपॉन एम आई कैप, एफ वाई जे कैप अपॉन एम एंड ए जेड के लिए एफ जेड के कैप अपॉन एम। वैल्यू क्या है आपके पास एफ एक्स की 2 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप, इस केस में क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप एंड दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाई 2 के कैप। सो आपके पास तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दिस इज 1 आई कैप, this is 1.5 j cap and this will be 2 k cap। ये तीनों आपके पास वैल्यूज आ गई, ए एक्स की, ए वाई की और ए जेड की। सो यही है आपके पास वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी गिवन एज 1 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई विल पुट a mod, this is equal to under root 1 square plus 1.5 का square plus 2 का square, that is 1 plus 225 plus 4 under root 5 और 2 7.25। और अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर भी बता दीजिए एक्सेलरेशन का, सो आई कैन डू दैट, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। सो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 1.5 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7.25। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आइए एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं और आज के लेक्चर को वहाँ ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, यू आर गिवन अ वेक्टर 3i cap plus 2j cap and the b vector is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap. We have to find out the maximum value of the resultant by adding and the minimum value of the resultant by subtracting them. तो अब हम कर लें, रिजल्टेंट निकालना है इसका। ए वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो सीधा ही है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सीधा सीधा ऐड करना है, 3 में से 1 को माइनस किया, बचा कितना, 2। ऐड कर रहे हैं, नॉट सब्ट्रैक्टिंग, सो इट इज़ 4i कैप, देन यू हैव 2 प्लस 2 तो 0 हो जाएगा, 0j कैप और k के साथ सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 3k कैप। सो दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो r विल बी इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज़ 25 एंड द आंसर विल बी 5। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। अब हमने पूछा है a माइनस b भी आपने कैलकुलेट करना है। So r vector is equal to a vector minus b vector, 3i cap plus 2j cap minus I cap minus 2j cap plus 3k cap। अब की बार हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 3 में से 1 गया, 2i cap, 2 plus 2 4j cap and then minus 3k cap। This is the vector। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे इसका रिजल्टेंट भी। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 29। सो विद दिस वी एंड द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। टिल देन टेक केयर एंड हैव